हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। तो आज 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के फादर लेवोजियर, और इसके साथ ही केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या होता है, किस प्रकार के केमिकल्स को यूज करना यूजफुल रहेगा और किस प्रकार के केमिकल्स को यूज करना हार्मफुल रहेगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में काफी स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे 11th स्टैंडर्ड में नहीं पूछते हैं, ना ही IIT नीट में पूछते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। बच्चों पूरी केमिस्ट्री में 5 लॉज ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस प्रकार से कंबाइन हो करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो हेडिंग लगाएंगे हम सब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि सेल्फ रिटेन नोट्स बनाने से बेनिफिट ये होता है कि हमें कोई भी चीज जल्दी मेमोराइज हो जाती है। तो चलिए, पूरी केमिस्ट्री में 5 लॉज हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर के किस प्रकार कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस मास में कंबाइन होगा, किस परसेंटेज में ये एलिमेंट कंबाइन होते हैं, किस मोल्स में ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही किस रेशियो में ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ये सारे 5 लॉज हमको इनके बारे में बताते हैं। तो पहला लॉज है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट है A प्लस B और इनसे हमारा कंपाउंड बन गया C। इस तरफ को हम रिएक्टेंट और इस तरफ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमको ये बताता है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to sum of mass of product। यानी रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके मास का सम और प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसके मास का सम दोनों बराबर रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जितने मास इधर रहेंगे उतने ही मास उधर बनेंगे, यानी मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और जितने मास इधर बने हैं उतने मास इधर रहे होंगे इसलिए बने हैं, यानी इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। देखिए मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, जितने मास इधर रहेंगे
वो टोटली इधर बन जाएंगे, उनमें से कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और जितना इधर प्रोडक्ट वाला मास बना है वो इससे बना है, वो इन्हीं दोनों के मास का सम है, यानी कुछ अलग से इसमें क्रिएट नहीं किया गया है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल है हमारा जैसे कि C+O2। C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन ये जब कंबाइन हुए ये बनाया CO2। अब इनके मास को अगर हम देखें, कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो हैं तो 16 2 जा 32, 12 और 32, 12 और 32 को जोड़ा तो आ गया इधर 44। और अगर इधर देखें तो 12 प्लस 2 इंटू 16 यानी 44। तो जितने मास रिएक्टेंट के थे उतने ही मास हमारे प्रोडक्ट के बने हैं, कहीं अलग से मास आया नहीं, तो इसलिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। और जितने मास इधर थे उतने ही मास इधर बने, यानी मास कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मैंने आपको बात बताई कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो इस एग्जाम्पल से प्रूफ भी हो जाती है। लेकिन बच्चों ये जो लॉज था ये अप्रॉक्स 1789 में दिया गया, 1789 में, और इस लॉज को दिया लेवोजियर ने, जो कि हमारे फादर भी हैं केमिस्ट्री के। तो 1789 की बात है और आज हमारा चल रहा है 2020। इसी बीच में जो ये लॉ था ये लॉ फेल कर गया, लेकिन ये बहुत पहले की बात थी। तो जिस समय ये लॉ बना उस समय ये लॉ काफी चला, पर आज के डेट में ये लॉ फेल कर गया। उसका रीजन ये है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं E = Δmc²। ये लॉ हमें ये बताता है, m यहाँ पे मास है, जो कि हमें ये बता रहा है कि मास जो है हमारा, जब कोई रिएक्शन होती है तो मास हमारा एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये लॉ हमारा क्या कहता है कि मास को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये थ्योरी हमें ये बता देती है कि मास डिस्ट्रॉय हो सकता है और वो भी एनर्जी के फॉर्म में। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पे मास एनर्जी के रूप में डिस्ट्रॉय होता है। तो वो है एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है जो कि हैवी पार्टिकल्स है, जिसका अपना कुछ मास होता है। और वही न्यूक्लियस जब रिएक्ट होता है तो एनर्जी के फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो, एटम बम हो, सारी चीजों में तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे मास जो है एनर्जी के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये लॉ हमारी फेल हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3 एसिटिक एसिड यानी CH3COOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लीजिए कि हम 4.2 ग्राम NaSO3 को लेते हैं और 10 ग्राम हमारा एसिटिक एसिड है। इन दोनों को
यानी 4.2 ग्राम NaOC3 और 10 ग्राम CS एसिटिक एसिड जब कंबाइन होते हैं तो 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो CH3COONA और H2O की मात्रा कितनी है? बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 4.2 ग्राम इसको प्लस करो 10 ग्राम के साथ और इसका मास आपको निकालना है दोनों का, तो इसको x मान लो और ये 2 ग्राम। इन दोनों को जोड़ दो 14.2 x प्लस 2, ये इधर चला जाएगा 14.2 माइनस 2 x, सो x इज इक्वल टू 12.2 ग्राम। तो CH3COONA और H2O की मात्रा कितनी हो जाएगी? 12.2 ग्राम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से सस्ते सवाल जो है इस लॉ से बनता है। चलिए अब हम दूसरे लॉ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा लॉ है हमारा लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन इस लॉ का जन्म 1799 में यानी 1799, और इस लॉ को बताने वाले हैं जोसेफ प्राउस्ट। तो ये लॉ क्या कहता है? प्योर केमिकल कंपाउंड chemical compound consist same element elements combined together in a fixed proportion by weight। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए इन दोनों ही रिएक्शंस में हमको जो कंपाउंड मिल रहा है हमारा वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। वो अलग बात है कि पहले रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना, जबकि दूसरे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से मिला। सोर्स चाहे कुछ भी हो इस कंपाउंड के बनने का, लेकिन ये कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। जैसे कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेगा। और साथ ही ये दोनों यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब भी ये बनेंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो इनके बीच का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, और वो रेशियो रहेगा वेट का। किसका रहेगा? इनके वेट का। देखिए कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का वेट के आधार पे रेशियो निकालें तो कार्बन का होता है 12 और इसका होता है ऑक्सीजन का होता है 16, पर 2 हैं तो 16 गुना 32। इसी तरह से ये भी 12 और 32। और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 3:8।
तो दोनों ही केसेस में इनका जो वेट का जो रेशियो है वो सेम है, और यही लॉ ये हमको बताता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। तो दूसरे लॉ से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीज on burning with oxygen yield 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट सेकेंड क्या कहता है? 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन yield 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए देखिए कैसे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 और इधर एक्सपेरिमेंट 2 ऐसे करके लिख लीजिए आप। ये Mg का कॉलम, ये ऑक्सीजन का कॉलम, और ये MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉलम। पहले एक्सपेरिमेंट में 0.243 ग्राम इसका था और ये बना 0.4030। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0.182 बना ये, और मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.302 बना। तो आपको करना क्या है, जब मैग्नीशियम का वेट हमको पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो ऑक्सीजन का निकल सकता है भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से इसमें से इसको भी माइनस कर देंगे तो हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.160, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 208, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 यानी 0.120। इस तरह से जो है हमारा वेट जो है ऑक्सीजन का फाइंड हो जाता है। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये कहता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो कंपाउंड बना है, चाहे वो पहले एक्सपेरिमेंट से बना हो या फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट से बना हो, लेकिन ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें दोनों एलिमेंट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, यानी इसमें भी Mg, इसमें भी O, और इसमें भी Mg और इसमें भी O। यानी दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बने हैं? सेम एलिमेंट से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। साथ ही ये लॉ हमको ये भी बताता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हमारा जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से फाइंड किया गया हो। तो इसके और इसके बीच का रेशियो और इसके और इसके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.243 बाई 0.160, और इस वाले में 0.182 0.120। अब दोनों ही केस में 3:2 का फिक्स्ड प्रोपोर्शन बन रहा है बाई वेट का। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3:2 दोनों ही आ जाएंगे, यानी मैग्नीशियम की क्वांटिटी 3 रहेगी और ऑक्सीजन की 2। इसी तरह से इसमें भी मैग्नीशियम की 3 और ऑक्सीजन की 2।
तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहे किसी भी एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया हो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और ये वाला भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके बना है। और साथ ही इन दोनों यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट 2 से मिलने वाले वेट का जब रेशियो निकाला गया तो दोनों में सेम निकला। यही लॉ ये हमारा बताता है। चलिए अब हम जो है तीसरे लॉ की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा ये। तो तीसरा लॉ हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound, then different mass of one element which combines with fixed mass of other elements bears a small whole number ratio to one another। बहुत ही लंबी चौड़ी ये लॉ, बहुत ही डिफिकल्ट भरा ये वर्ड्स, पर देखिए इसको आराम से समझेंगे हम। देखिए क्या बोल रहा है ये कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound, then different masses of one elements which combines with fixed mass of other elements bear a small number ratio to one another। चलिए आइए इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टू एलिमेंट्स कंबाइन। चलिए हम ले लेते हैं एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक कार्बन और यहाँ भी एक ऑक्सीजन, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे मान लीजिए बना कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ भी दो एलिमेंट है और वही दो एलिमेंट यहाँ भी है, तो ये दोनों मिलकर के फॉर्म करते मोर देन वन कंपाउंड। एक में कार्बन डाइऑक्साइड और एक में कार्बन मोनोऑक्साइड, मोर देन वन कंपाउंड बन गया। ये पहला कंपाउंड बन गया, ये दूसरा कंपाउंड, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यहाँ तक समझ में आ गया कि मोर देन वन कंपाउंड, देन डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट। डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मैं सबका मास निकालूं तो ये कार्बन का 12, ये 16, ये 12, ये 16। अब अगर यहाँ पे निकालूं तो ये 12 और ये 16 दूना 32। यहाँ पे अगर देखूं तो 12 और ये 16। तो ये बोलता है कि देन डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट्स, यानी इस कंपाउंड में ये जो दो कंपाउंड बने हैं तो इसमें डिफरेंट मास किसका है। देखिए यहाँ कार्बन का देखिए तो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यानी ये तो सेम हो गया।
डिफरेंट मासेज कौन है? ऑक्सीजन का यहाँ पे 32, यहाँ पे 16। तो क्या बोलता है कि देन डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट्स, यानी ये एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास है, एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास है, यानी ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास 32 और 16 है, विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, जो कि कंबाइन है किससे? इस एलिमेंट से, यानी कार्बन से, जिसका मास क्या है? फिक्स्ड है। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, दोनों जगह 12 यानी फिक्स्ड है उसका मास। तो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, यानी ये जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है, इनके बीच में एक रेशियो बन जाएगा। जैसे यहाँ 32 और यहाँ 16 है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो निकालोगे तो 2:1। और वो रेशियो कैसा होना चाहिए? होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, यानी एक दूसरे से ये होल नंबर में रहेंगे। होल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 है तो पूरा 1 रहेगा, 2 है तो पूरा 2 रहेगा, 1.5 या 2.5 ऐसे नहीं रहेगा। होल नंबर का मतलब ये हुआ कि पूरा अपने में पूरा रहेगा, वो पॉइंट या डेसिमल में नहीं रहेगा। तो ये लॉ हमको ये बताता है कि जब कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, तो जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट रहेगा वो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के अपने में वो एक दूसरे से एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में रहेंगे। और ये जो है, और ये जो कि ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझा दिया। ये इस लॉ को अब हम एक और एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी ऑक्सीजन। अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से कौन से दो कंपाउंड बन सकते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने से पहला तो हमारा पानी बन सकता है H2O, और दूसरा जो है H2O2 बन सकता है, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। भाई दोनों में क्या है? एलिमेंट्स तो सेम है। देख लीजिए डेफिनेशन कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और उनसे जो है मोर देन वन कंपाउंड बनता है, इतना हो गया। अब इन सबका जो है आप मास लिख लीजिए। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16। लेकिन हमको कंपाउंड का लेना है, ये तो बस एक जनरल आपको बता दिया गया है। कंपाउंड का यहाँ पे लोगे तो हाइड्रोजन का 1 ये 2, ऑक्सीजन का 16, यहाँ लोगे 2 और यहाँ लोगे 32। तो ये बोलता है डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी इसमें जो है इस कंपाउंड में डिफरेंट, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में देखा जाए तो डिफरेंट मास किसका दिखेगा? हाइड्रोजन का तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन का देखे तो यहाँ 16, यहाँ 32। यानी डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट्स विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, जो कि क्या है? कंबाइन है फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इन दोनों में क्या होगा? जब इनके मास का हम रेशियो निकालेंगे तो वो होल नंबर में रहेगा, 16:32, और ये हो जाएगा 1:2। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि ये जो होल नंबर का जो रेशियो बनेगा वो स्मॉल में रहेगा, यानी 7:6 या 7:5, इस तरह का आपका जो है रेशियो नहीं बनेगा। वो रेशियो हमेशा 1:2, 2:3, 1:3 इसी तरह से बन सकता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप सभी जो है इसको ट्राई करिएगा। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कंपाउंड, इससे जो कंपाउंड बनेगा इस दो एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5,
यानी एलिमेंट्स 2 हैं लेकिन कंपाउंड देखिए कितने टाइप्स के बन गए, 5 प्रकार के। अब इनका मास आप लिखिए कि इसमें मास कितना है भाई, नाइट्रोजन कितना होता है मास 14, तो 2 हैं तो 28, ये 16, ये 14, ये 16, ये 28, ये 48, ये 14 और ये 32, ये 28 और ये 80। अब इसको आप जो है इस मल्टीपल प्रोपोर्शन के द्वारा ये कैसे सेटिस्फाई करता है, इसको आप करके बताइए, इसको आप करिए। अब अगर इन दोनों में देखा जाए तो इसमें किसी का भी मास फिक्स नहीं है भाई। अभी तक जितने हम लोगों ने एग्जांपल देखे सब में एक फिक्स था, लेकिन यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। तो इसको करने के लिए हमको कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। देखिए कैसे, यहाँ पे फिर से लिख दीजिए N और यहाँ फिर से लिख दीजिए ऑक्सीजन, कंपाउंड थी आपका है। इसमें देखिए कितना था नाइट्रोजन 28, इसको लिख दीजिए 28, और ये ऑक्सीजन 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था तो हमने लिख दिया इसका जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है वो कितना है 14। तो इसको आप डबल कर दीजिए, जब इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी 28 और 32, ये तो सेम ही रहेगा 28 48। अब इसको फिर डबल कर दीजिए तो ये 28 28 और ये 64, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 को 2 से। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको एक एलिमेंट्स का वेट जो है फिक्स करना है, इसलिए ये 28 और ये 80। अब देखिए आपका जो लॉ है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अब क्या लॉ था आपका कि डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट्स विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ वन अदर एलिमेंट्स बियर अ सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो। अब इनके बीच का रेशियो देख लीजिए, 16 1 या 16, भाई इनके बीच का रेशियो 16 32 48 64 80 कितना हो जाएगा, 16 1 या 16, 2 या 32, 3 या 48, 4 या 64, 5 या 80। ये जो है इस तरह से कुछ इस लॉ के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगले 2 लॉज और बचते हैं और उन दोनों लॉज को अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो बच्चों प्लीज इन सभी चीजों को आप घर पे ट्राई करिए, जो भी आज मैंने आपको स्टडी करवाया है उनको आप ट्राई करिए, पक्का आपसे बनने लग जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।